Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfers. So, as in previous lecture, we completed inheritance. Now, we will cover the most important topic, that is polymorphism. So now, starting with the basic definition, polymorphism refers to the ability of one thing to take many forms. ठीक है, तो मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, जहाँ पे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था। तो अभी हम उसको भी समझेंगे कि वो किस टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म था। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि हम एक चीज़ के अलग अलग फॉर्म बना दें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं। एक होता है ये कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है स्टैटिक बाइंडिंग की हेल्प से, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है डायनामिक बाइंडिंग की हेल्प से। तो अभी तक हम कंपाइल टाइम वाला तो पढ़ चुके हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग भी और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, जिसमें हम एक ही फंक्शन जिसका हमारे पास अलग टाइप से हम यूज़ करते हैं। लाइक हमने अगर एक एरिया नेम का फंक्शन बनाया, उसी से हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, कहीं पर हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। डिफरेंस कहाँ आता है, इन द सिग्नेचर, दैट इज़ फंक्शन हेडर में जो आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं उनकी या तो टाइप अलग होती है या फिर नंबर्स अलग होते हैं उनके। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या करते थे कि सेम ऑपरेटर की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करते थे। तो स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। इसे हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कंपाइलेशन ऑफ अ प्रोग्राम पहले होती है, जो रन हम उसको बाद में करते हैं। तो कंपाइलेशन टाइम पे जो हमारी बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग का मतलब है कि हम किसी कोड को उसकी फंक्शन कॉल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। मतलब जैसे ही मैंने अपने कोड में जहाँ पर भी फंक्शन को कॉल किया है, वहाँ पर जैसे ही कंपाइलर पहुँचता है, वो क्या करता है, उसके साथ उसके कोड को लिंक करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स। तो जब ये चीज़ें कंपाइल टाइम पे होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। जैसे कि हमारा कोई ओवरलोडेड फंक्शन था, उसमें हमारा कंपाइलर मैच करेगा कि नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स किस वाले फंक्शन में सेम है, या फिर अगर नंबर दोनों में सेम है तो किसके अंदर जो टाइप है वो मैच हो रही है। तो ये चीज़ें क्या होंगी, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जैसे ही मैच मिल जाएगा, वो वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी, और एप्रोप्रिएट फंक्शन को हम लिंक कर पाएंगे। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी सेम चीज़ होती है कि जैसे ही हम ऑपरेटर को कॉल करते हैं, तो हमारा जो कंपाइलर होता है वो चेक करता है कि कहाँ पर हमने उसको डिफ़ाइन किया है, देन वो उसके अकॉर्डिंग कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। नाउ कमिंग टू second type, that is run time polymorphism. As the name suggests, run time polymorphism कब होगा, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। पहले हमने उसको कंपाइल किया, अब हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। तो जब वो एग्जीक्यूट होगा तो डायनामिक बाइंडिंग होती। डायनामिक बाइंडिंग मतलब जब हम रन कर रहे हैं उस टाइम पे हम फंक्शन की कॉल को उसके कोड के साथ लिंक करेंगे। पहले हमने उसको कंपाइलेशन टाइम पे लिंक कर दिया, फिर उसके बाद हमने उसको रन किया। बट अब क्या होगा, जिस टाइम पे हम रन कर रहे हैं, यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, उस टाइम पे जाकर वो उसको कोड को लिंक करेगा। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल्स। सो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसमें क्या बोल रखा है, हमारे पास एक क्लास है कॉल्ड पर्सन, और उससे हमने दो हायरार्किकल इनहेरिटेंस से क्लास डिराइव की है, जिसका नाम है स्टूडेंट और एक का नाम है एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एक ही फंक्शन डिस्प्ले दोनों में इनहेरिट हो रहा है। तो अब क्या हो सकता है कि जब कंपाइलर उसको देखेगा कि यहाँ पर कॉल किया गया है डिस्प्ले फंक्शन, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वेदर उसको एसोशिएट करना है कोड डिस्प्ले विद द बेस क्लास वाले डिस्प्ले को, या फिर स्टूडेंट को, या फिर एम्प्लॉय को, क्योंकि सबके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं है। तो जब आर्ग्यूमेंट नहीं आएंगे तो उस केस में तो वो बिल्कुल सेम फंक्शन है, कोई हमारे पास प्रॉब्लम वो सॉल्विंग टेक्निक है नहीं एम्बिग्विटी को यहाँ पे। तो उस केस में हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्क कर। इधर क्या होगा कि हम वर्चुअल बेस क्लास तो यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम नहीं है। डुप्लीकेसी तब होती है अगर हम इससे आगे मल्टीपल इनहेरिटेंस करते। बट यहाँ पर कोई कॉमन बेस क्लास तो है, लेकिन कॉमन डिराइव क्लास नहीं है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे वर्चुअल फंक्शंस का, जिसकी हेल्प से हम डायनामिक बाइंडिंग करेंगे। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ वर्चुअल फंक्शन। सो वर्चुअल is a special type of member function
which are defined in base class and are redefined in the derived class। तो जैसे ही हम किसी भी एक बेस क्लास के फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हैं डिराइव क्लास में, तो हम उसे वर्चुअल फंक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि वही एम्बिग्विटी वाली प्रॉब्लम आ रही थी हमको, जैसे हमने उसमें पढ़ा था जब हम ओवरराइडिंग जिसे हम बोलते हैं कि हम एक फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं डिराइव क्लास के अंदर, तो हमने क्या किया कि हमने उसको वर्चुअल फंक्शन बना दिया जिसको हम कॉल करते हैं थ्रू अ पॉइंटर टू बेस क्लास, और इसकी वजह से डिराइव क्लास का फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक पॉइंटर्स टू डिराइव क्लास। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा था कि वर्चुअल फंक्शन को हम कैसे एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, तो हमें ये इसलिए टॉपिक समझना है। पॉइंटर्स टू डिराइव क्लास, इसमें क्या है कि हम अगर एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं तो उससे हमें C++ अलाउ करता है कि हम या तो उससे बेस क्लास का भी फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं और डिराइव क्लास का भी, मतलब कि हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं और बेस क्लास के लिए भी, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को भी वो पॉइंट करेगा और डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को भी। फिर उसके बाद जो बेस क्लास होती है, और हमने बेस क्लास का नेम बेस लिया और डिराइव का डिराइव, फिर हमने एक पॉइंटर बनाया है और उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बेस क्लास का और फिर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। पहले हमने पॉइंटर के अंदर एड्रेस दिया बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, बेस ऑब्जेक्ट बी को। देन हमने अगली उसके अंदर उसको उसका एड्रेस दे दिया डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का, तो इससे क्या वो करेगा, डी को पॉइंट करेगा। इसका मतलब है हम दोनों को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस पॉइंटर। बट देर इज़ अ नोट दैट हम जो पॉइंटर यूज़ करें बेस क्लास का, उससे हम सिर्फ डी ऑब्जेक्ट के उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं जो हमने बेस क्लास से इनहेरिट किए हैं, नॉट द ओरिजिनल फीचर्स ऑफ डिराइव क्लास। नाउ हेयर इज़ वन प्रोग्राम जिसके अंदर हमने एक बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके अंदर हमने ए को वैल्यू दी है जो उसका डेटा मेंबर है, फिर हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, देन अगेन हमने उसको डिराइव किया बेस क्लास को, उसके अंदर हमने एक बी डेटा मेंबर बनाया और फिर हमने डिराइव क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर और फिर से उस डिस्प्ले फंक्शन को ओवरराइड किया। अब क्या होगा, हमने मेन फंक्शन के अंदर जाके एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस, देन हमने उसका एक पॉइंटर क्रिएट किया, पॉइंटर में पहले हमने ऑब्जेक्ट एस को पॉइंट किया, फिर हमने पॉइंटर की हेल्प से डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस किया। ये उसका सिंटेक्स है जिसमें हम पहले एक माइनस साइन का यूज़ करते हैं, देन ग्रेटर देन सिंबल, ये कोई एरो का सिंबल क्योंकि कीबोर्ड पे प्रेजेंट नहीं होता। देन हमने यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर लिया है यहाँ से। इस केस में क्या होगा कि हमारा जो बेस क्लास वाला था वो एक्सेस हो जाएगा फंक्शन। अब हमने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट डी के लिए पॉइंटर को पॉइंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस किया, बट दोनों केसेस में क्या हुआ, हमारे पास बेस क्लास वाला डिस्प्ले ही एग्जीक्यूट हुआ। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि इस बार तो वो डी को पॉइंट कर रहा था, देन उसने ये वाला फंक्शन क्यों एग्जीक्यूट किया जो बेस को बिलोंग करता था, क्योंकि जो बेस के फंक्शंस हैं वो भी उसके फीचर हैं डिराइव क्लास के, इसलिए वो हो सकता है कि कंपाइलर ने वही वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। Now before discussing virtual functions, I have to clear one thing कि हमने पहले पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था वर्चुअल बेस क्लास, इसे हम डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं, एज वी कैन सी द शेप ऑफ अ डायमंड हेयर। तो इस केस में क्या होता है कि हमें डुप्लीकेसी को अवॉइड करना होता है, इसलिए हम पूरी क्लास को ही वर्चुअल बना देते हैं जिसके अंदर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी होती है, ताकि नो मैटर whatever the path exists between the virtual base class and the inherited class, there should be only one copy of base class features in the inherited class, ठीक है। सो वर्चुअल बेस क्लास को वर्चुअल फंक्शंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ऑल्सो हमने पिछले वाले वीडियो में एक और चीज़ डिस्कस की थी, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या था, फंक्शन को हम बेस क्लास वाले को रीडिफाइन करते हैं डिराइव क्लास के अंदर। हमने तब उसका सॉल्यूशन नहीं समझा था, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा,
अगर हमें सीधा उसे स्टैटिक बाइंडिंग से सॉल्व करना है यानी कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर बेस क्लास लिख देंगे, मतलब उसका नेम लिख के फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से उस फंक्शन को लिख देंगे। दैट इज़ हम बता देंगे कि हम कौन सी क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले मतलब कि बेस क्लास के या डिराइव क्लास के। सो दिस इज़ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल टाइम पे होगी और स्टैटिक बाइंडिंग होगी। उस वक्त क्या होगा कि डिस्प्ले को एसोशिएट किया जाएगा कोड के साथ अपने कंपाइल टाइम पे। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, इसमें क्या है, हमने क्या किया था, पहले हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया, उसी से हमने पहले बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया, देन डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया, और दोनों टाइम हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। बट दोनों केसेस में क्या हुआ, हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन बेस क्लास वाला था वही कॉल हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जो बेस क्लास का पॉइंटर होता है वो सिर्फ उन्हीं फीचर्स को पॉइंट करता है जो कि ओरिजिनली बेस क्लास को बिलोंग करते थे। तो ओरिजिनली तो डिस्प्ले फंक्शन हमारा बेस क्लास वाला ये है जिसमें हम ए को प्रिंट करा रहे हैं। सो इस केस में क्या होगा कि दोनों टाइम ए ही प्रिंट होगा। सो इसको अगर इस प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम के लिए हमने क्या बनाए, वर्चुअल फंक्शन। सो अब हमें समझ आ गया कि जो पिछले वाला वर्चुअल बेस क्लास का केस था उसमें डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो फंक्शन है वो बार बार बेस क्लास का ही कॉल हुए जा रहे हैं, डिस्प्ले वाले जो डिराइव क्लास का फीचर है उसको मौका ही नहीं मिल रहा। बिफोर यूजिंग वर्चुअल फंक्शन वी हैव अनदर सोल्यूशन टू द सेम प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर क्या किया कि उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कास्टिंग कर दी हमने पॉइंटर की। हमने उसके जो बेस क्लास का पॉइंटर था उसको डिराइव क्लास का पॉइंटर बना दिया। अब वो क्या करेगा, अपने ही फीचर को पॉइंट करेगा, अपने ही मेंबर को कॉल करेगा। तो इस केस में क्या होगा, b = 20 ही प्रिंट होगा, ना कि 2 बार a को हम प्रिंट करेंगे। नाउ कमिंग टू द वर्चुअल फंक्शंस। तो वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, हमने पढ़ा था एक स्पेशल टाइप के मेंबर फंक्शन जिसको हम रीडिफाइन करते हैं डिराइव क्लास के अंदर। तो अब क्या करेंगे, हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करेंगे उससे पहले क्लास में जहाँ पर भी हम वो फंक्शन को डिफ़ाइन या डिक्लेयर कर रहे हैं उससे पहले हम वर्चुअल लिख देंगे। इससे क्या होगा, वो फंक्शन ना सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। इसका मतलब कि जब हमारा रन टाइम होगा तब वो डिसाइड होगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है। तो हम इसीलिए पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने के लिए, क्योंकि जब हम एड्रेस पासिंग के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उस केस में ये सब चीज़ें डिसाइड रन टाइम पे होती है, मतलब कि डायनामिक बाइंडिंग होती है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल सम्स अप ऑल द कॉन्सेप्ट वी हैव रेड। तो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले हमने एक क्लास को क्रिएट किया बेस नेम से, उसके अंदर हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया बट उसको हमने क्या कर दिया, वर्चुअल। देन हमने क्या किया, डिराइव क्लास बनाई जिसके अंदर हमने क्या कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल नहीं किया, सॉरी रीडिफाइन किया। और उसके बाद हमने डिराइव क्लास 2 बनाई, उसमें हमने फिर से उसको डिफ़ाइन कर दिया। तो अब हमारे पास 3 बार डिस्प्ले फंक्शन है। तो अगर हम इसे नॉर्मली कॉल करेंगे तो एम्बिग्विटी की प्रॉब्लम आएगी, बट अब हमने इसको वर्चुअल फंक्शन बना दिया तो हम इसे पॉइंटर की हेल्प से कॉल करेंगे। पॉइंटर क्या करेगा, अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बेस क्लास का, जिसके बाद हमने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए, डिराइव 1 का, फिर डिराइव 2 का। यहाँ पर हमारा क्या केस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, मतलब कि एक ही बेस क्लास से 2 डिराइव क्लासेस है। अब क्या होगा कि यही बेस क्लास के हमने पॉइंटर बना दिया, पॉइंटर की हमने साइज़ लिया है 3 एंड वी नो कि जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो पहले हमने पॉइंटर को दिया है क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया, फिर उसके बाद अगले वाले को हमने डिराइव 1 का, देन उससे नेक्स्ट को डिराइव 2 का। अब हम जैसे ही उनको कॉल करेंगे थ्रू द पॉइंटर, तो जब रन टाइम होगा तब हमारा कंपाइलर ये चेक करेगा कि जो पॉइंटर है वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको कोड को एसोशिएट करेगा। सो वी कैन सी बाय द आउटपुट, इस बार आउटपुट में तीनों बार अलग अलग क्लास को विजिट किया गया है और उसी की वैल्यू को प्रिंट कराया गया है। एंड इन दिस लाइन वी रेड की पॉइंटर ऑफ बेस क्लास कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिराइव क्लास, बट जो डिराइव क्लास है वो पॉइंट नहीं कर सकते, डिराइव क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता। इसकी क्लैरिटी के लिए हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक इफ़ आई टेल यू आई हैव अ पेट,
then you can't assume whether it is a dog or it is a cat. But if I tell you I have a dog, then you can surely assume I have a pet. This is the same case with base class and derived class, कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है डिराइव क्लास का, सो फॉर श्योर हमें ये पता है कि वो बेस क्लास से हमने डिराइव किया. बट अगर हमारे पास हमें ये पता है कि ये बेस क्लास है, तो हमें नहीं पता कि उसके आगे वाली हम कौन सी डिराइव क्लास की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बेस क्लास से बहुत सारी क्लासेस को डिराइव कर सकते हैं. तो बेस क्लास हमारे लिए पेट हो गई और डिराइव क्लास हो गई कि डॉग कैट. तो इसलिए हमें पॉइंटर के अंदर सिर्फ बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करना है हमेशा, क्योंकि अगर हमने डिराइव क्लास का पॉइंटर क्रिएट किया तो वर्चुअल फंक्शन विल नॉट वर्क, एज इट हैज़ बीन रिटन हेयर ऑल्सो, कि अगर हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन, तो हमें पॉइंटर बेस क्लास का ही बनाना है. सो नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द रूल्स रिगार्डिंग वर्चुअल फंक्शंस. तो फर्स्ट रूल ये है कि वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास का होना चाहिए, और इसीलिए हमने बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया था. और वर्चुअल को हमें कीवर्ड को बार बार रिपीट नहीं कर देना है. जैसे अगर हमने क्लास डिक्लेरेशन के अंदर एक बार हमने लिख दिया कि वर्चुअल फंक्शन है ये, तो हमें उसके डेफिनेशन में दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये हम वर्चुअल फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा कि वर्चुअल फंक्शन कभी भी स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं हो सकता, या स्टैटिक मेंबर फंक्शन नहीं हो सकता, सॉरी. फिर उसके बाद वर्चुअल फंक्शन सिर्फ हम पॉइंटर्स की हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था. दूसरी बात कि द नेक्स्ट पॉइंट इज़, जब भी हमें कोई भी पॉइंटर को क्रिएट करना है तो हम बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करेंगे, जो मैंने पिछले पॉइंट में आपको समझाया था डिटेल में. क्योंकि अगर हमने डिराइव क्लास का पॉइंटर बनाया है तो उससे हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ बेस क्लास एक्सेस नहीं कर सकते. अब क्या है कि हम इसको, जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है, इसे किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड भी बना सकते हैं, और बट हम कंस्ट्रक्टर्स को कभी भी वर्चुअल नहीं कर सकते, बट वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं. और हाँ, हम किसी मेंबर फंक्शन को ही वर्चुअल डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी फ्रेंड फंक्शन को हम वर्चुअल नहीं डिक्लेयर कर सकते. हाँ, तो लास्ट पॉइंट है, हमें पता है कि हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं टू पॉइंट टू द न्यू ऑब्जेक्ट्स. बट अगर हम बेस क्लास के पॉइंटर से डिराइव क्लास को पॉइंट कर रहे हैं, उस केस में हम अगर उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो वो डिराइव क्लासेस के न्यू ऑब्जेक्ट को नहीं रेफ़र करेगा. उस केस में हम सिर्फ अगर वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो ही हम उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके रिलेटिवली न्यू ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करवा सकते हैं. नाउ कमिंग टू द प्योर वर्चुअल फंक्शंस. तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें ये बताया गया है कि हम अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन है जिसको हमने बेस क्लास में डिक्लेयर किया था, बट उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी थी हमने विद रिस्पेक्ट टू द बेस क्लास. इसलिए हमें उसको कंपल्सरी हो जाता है हमें बेस क्लास के बाद उसे डिराइव क्लास में डिफ़ाइन करने के लिए. For example, in this program, we have created a virtual function display and we have not given any definition with regards to the base class. तो अब क्या होगा, हमें जब हम इसको डिराइव क्लास में यूज़ करेंगे, अभी तो ये कंस्ट्रक्टर है, जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें इसको डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा. हम इसे सिंपली कॉल नहीं कर सकते, इट विल गिव अस एन एरर. सो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमको इसको यहाँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, देन हमने उसको विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एक्सेस कर लिया. हम प्योर वर्चुअल फंक्शंस को डू नथिंग फंक्शंस भी बोलते हैं. सो एज स्टडीड अर्लियर कि हम प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, डू नथिंग फंक्शन. इट हैज़ नो डेफिनेशन, दैट इज़ द बॉडी ऑफ डेफिनेशन इज़ मिसिंग. तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो कोई पर्पज़ नहीं सर्व करता हमारे प्रोग्राम को, बस वो एक पॉलीमेरिक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है. मतलब कि हमें एक टेम्पलेट दे देता है कि हमें अपने डिराइव क्लास में क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी से उनको वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो इसलिए वो बेस क्लास के लिए कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, और इसलिए हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम उसको कॉल भी करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा. और हमने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस पढ़ी थी जिसके अंदर क्या होता है, जिसको हम सिर्फ यूज़ करते हैं फॉर एज अ टेम्पलेट फॉर डिराइव क्लासेस, यानी कि हम सिर्फ उसको इनहेरिट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते. तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस वही होती है जिनके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शंस होते हैं.
So that's all for today's video. In the next lecture, we will discuss the last topic of C++, that is exception handling. Till then, keep learning, keep coding.